हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 9 को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, इससे पहले हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम और बाकी पिछला लेक्चर पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट बोलता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ देखो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एक्शन। देखो एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा, ध्यान से समझ कर जाना। ठीक है, ये लोग रट लेते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता क्या होता है। ठीक है, तो एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब क्या हुआ, और इक्वल का मतलब क्या हुआ, एंड अपोजिट का मतलब, अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब बताएंगे। पहले देखो एक्शन, कुल मिला के इसका देखो हिंदी में मैं स्टेटमेंट समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु हम पर भी उतना ही बल लगाएगी, अपोजिट मतलब उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से सुनो, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु जिस पर हम बल लगाए हैं वो वस्तु हम पर भी उतना ही बल लगाएगी, अपोजिट विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन। मान लो एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार, इसको वाल बोल दिया गया। ठीक, दीवार। अब यहाँ पे खड़े हैं हम, अब यहाँ से धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम धक्का लगाएंगे दीवार पे, से दीवार है, दीवार पे धक्का लगा रहे हैं तो मतलब हम एक्शन कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जो धक्का लगा रहा हूँ, मान लो उसको एक्शन बोल दिया गया। ठीक है, मैं एक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो एक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, मतलब मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ। आप देखो एक्शन का मतलब समझ गया, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, और इक्वल का मतलब क्या हुआ, और अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना हम बल किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट उतना ही बल हम पर विपरीत दिशा में लगाएगा। तो हमने जितना दीवार पर बल लगाया तो दीवार ने भी हम पर उतना ही बल लगाएगा, तो दीवार भी हम पर उतना ही बल लगाएगी, केवल डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगी, उल्टी होगी, बस है। तो जितना मैं दीवार पर लगाया फोर्स, बल, उसी को एक्शन बोल दिया गया। फिर दीवार ने हम पर भी उतना फोर्स लगाएगी तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन का मतलब समझ गए। अब अपोजिट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट का मतलब हुआ कि मैं जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, मान लो मैं इसको पीछे की तरफ ढकेल रहा हूँ, मेरा एक्शन है जो पीछे की तरफ है, इसका मतलब मेरा फोर्स उधर की साइड लग रहा है, तो दीवार मेरे पे क्या लगाएगी, इधर साइड फोर्स लगाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से देखो, अगर मैं दीवार पर ऐसे ढकेलने वाला फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा एक्शन क्या हुआ, ढकेलने का, तो रिएक्शन मतलब दीवार हम पर फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, मतलब सामने की तरफ। मैं उधर की तरफ लगा रहा हूँ तो दीवार मेरे को इधर की तरफ लगाएगी। तो एक्शन का मतलब पता चल गया, रिएक्शन का मतलब पता चल गया, और अपोजिट का मतलब पता चल गया। मतलब एक्शन जिस डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन उसके अपोजिट होगा। मैं देख के समझ में आया, जैसे मैं ढकेलने का लगा रहा था तो दीवार इधर की तरफ लगा रही थी, तो अपोजिट रिएक्शन होगा, मतलब एक्शन का अपोजिट होगा रिएक्शन। ठीक है, ये पता चल गया एक्शन रिएक्शन क्या होता है। एक्शन मान लो हम लगाए और रिएक्शन जिस ऑब्जेक्ट पर लगाए हैं वो ऑब्जेक्ट हम पर उतना लगाएगी तो उसको रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। और इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्वल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मान लो मैं इधर 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन का बल से ढकेल रहा हूँ, तो दीवार भी 5 न्यूटन, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 न्यूटन है ना, तो वही 5 न्यूटन से भी हमको इधर ढकेलेगी। तो 5 न्यूटन एक्शन रिएक्शन का सेम रहेगा, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इसीलिए बोला गया एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया। ये स्टेटमेंट सबको रटा हुआ होता है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं पता होता। मैंने एक एक टुकड़े में एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, अपोजिट क्यों बोला गया, इक्वल क्यों बोला गया, इस चारों पांचों बात का अच्छे से मतलब बता दिया हूँ। ठीक है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, और हिंदी में अगर इसका स्टेटमेंट बोलना चाहो क्या बोलोगे, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट
सॉरी, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हम पर भी उतना ही फोर्स लगाएगी। उतना ही का मतलब इक्वल की बात हो गई ना, उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट मतलब विपरीत डायरेक्शन में। तो ये स्टेटमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर हो गया ना, हिंदी वालों बच्चों को भी, हिंदी इंग्लिश वालों को बच्चों को भी, ठीक है, अच्छे से स्टेटमेंट क्लियर हो गया, हर एक चीज़ का मतलब भी पता चल गया। अब इसमें 3 बात ध्यान रखनी है। 3 बात क्या, जो फोर्स का नेचर होता है, फोर्स का नेचर दूसरे पेज में लिखना है, इसको पॉज करके या पॉज करके स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें 3 बात खास क्या याद रखनी है। नेचर ऑफ फोर्स, जो नेचर फोर्स का होगा, नेचर ऑफ फोर्स वो क्या होगा, सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए। अगर 2 प्लस क्यू चार्ज इधर माइनस क्यू चार्ज, ये चार्ज बॉडी है ना, चार्ज बॉडी, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो ये भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया। चार्ज बॉडी जहाँ पे होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का फोर्स होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों का सेम नेचर है ना, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मास रखा है, मास, जब कोई 2 मास बॉडी हो, जिसके पास मास हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कब अट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों आप आस पास रखे और थोड़ा दूर भी रखे होंगे तब भी अट्रैक्ट करेंगे। इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जब मास हो किसी के पास तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैग्नेट वगैरह, बाहर मैग्नेट वगैरह दिया होता है तो मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सब क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, सेम नेचर से। मान लो ये 5 मैग्नीट्यूड से खींच रहा होगा तो ये भी 5 मैग्नीट्यूड से खींचेगा, क्योंकि डायरेक्शन देखो, अगर इधर ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये वाला इधर की तरफ खींच रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। तो ये सब क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब देखो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दोनों का जो एक्शन रिएक्शन है, ये इसको मान लो एक्शन, इसको मान लो रिएक्शन, ठीक है। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी मैं क्या बताया था, दीवार को मैं ढकेल रहा हूँ तो दीवार मेरे को भी पीछे की तरफ ढकेलेगी ना, दोनों का फोर्स सेम था, मतलब फोर्स का नेचर सेम था, ढकेलने वाला, मैं उसको ढकेल रहा हूँ तो दीवार मेरे को इधर ढकेलेगी, ठीक है। तो इसमें भी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, ठीक है। तो नेचर सेम होना चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए। तो समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला बात क्या होगी कि नेचर ऑफ फोर्स सेम होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आया डिफरेंट नेचर का होना चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगना चाहिए, एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब देखो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा था, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये खुद को नहीं अट्रैक्ट करता, दूसरे वस्तु पर अट्रैक्ट कर रहा था, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं ना, अलग अलग चार्ज पर लग रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या बोलते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए। जैसे ये मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये तो बहुत स्मॉल मतलब बहुत अर्थ के केस में ले लो, जिसका मास ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को ज़्यादा तगड़े से खींचेगा। जैसे अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं ना, सरफेस से ऐसे पेन को फेंकते हैं तो पेन नीचे की तरफ आता है, ठीक है। पेन नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ का एक पूरा मास हो गया, एक मास इसका हो गया, तो अर्थ का मास बहुत बड़ा, तो अर्थ का अट्रैक्टिव नेचर बहुत ज़्यादा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा, तो वो इसको खींच लेगी, ठीक है, मतलब मार्कर को खींच लेगी। जिसका मास ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे चली आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये तुम्हारा पूरा चैप्टर, आगे का चैप्टर इसी पर बेस्ड है, इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो वो सब बात भूल जाओ। अब इसका पॉइंट का मतलब क्या था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगना चाहिए, मतलब ये वाला फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना हर केस में। ये इसको अब अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स का नेचर सेम है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन से नेचर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। लेकिन दूसरे पे लग रहा है ना, एक प्लस क्यू पे लग रहा है, एक माइनस क्यू, मतलब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया ना। समझ रहे हो कि नहीं, अच्छे से ध्यान से समझोगे तभी। ये दो बात ना बहुत कम बच्चों को पता होती है, और जो मैं स्टेटमेंट बोला हूँ
एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस ये रट के चले जाते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब पूछ लोगे तो बता नहीं पाएंगे। और ये जो दो बात बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नेचर ऑफ फोर्स का सेम होना चाहिए, फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगना चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछ ले बताओ नॉर्मल, अब एक दूसरा केस लेते हैं, अभी फिर तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा जाते जाते, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत बच्चे डाउट में हैं, बहुत बच्चे 11th के बच्चों को भी ये सब नहीं पता होता है। अभी देखना, अब देखो एक कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स होता है जब दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में हो, टच कर रही हो, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स होता है। देखो एक नॉर्मल फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो। नॉर्मल फोर्स, ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस मतलब जमीन समझ लो, ठीक है। ये जमीन है, ये सरफेस सतह है जिस पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया और अर्थ की सरफेस क्या होगी, अर्थ पे हम लोग अर्थ की सरफेस पे रहते हैं ना, सरफेस मतलब सतह पर, तो हम लोग सतह पर है ना, तो ये दोनों को मान लो ये वाला केस हो गया, ठीक है। अब देखो, अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, जब दो बॉडी फिजिकली टच कर रही होंगे तब नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर नॉर्मल लगाएगा नीचे की तरफ। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ये क्या लिखा है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सरफेस पर नॉर्मल लगाएगा, और सरफेस क्या करेगी, ऑब्जेक्ट पर एक नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये नॉर्मल, ये दोनों क्या हो गए, एक्शन रिएक्शन हो गए। फिर से देखो, मैं मान लो ये जमीन पे खड़ा हुआ हूँ, तो जमीन मेरे पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में फिजिकली टच कर रही हो, तो मैं और जमीन एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। मैं इस दीवार को टच कर दिया, तो मेरे हाथ में और दीवार के बीच में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में टच कर रही हो, कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो मान लो मैं जमीन में से खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पैर के बीच में और सरफेस के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, जो सरफेस होगी वो मेरे पैर पर नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे, तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है पैर मेरे से दूर लगाएगी, तो मेरा डायरेक्शन किधर को फोर्स को लगाएगी, ऊपर की तरफ ना, मेरे पैर से दूर, तो मेरे पैर से दूर का ऑप्शन ऊपर वाला हुआ ना। तो सरफेस जो है, ये जो जमीन है, मेरे पैर पर फोर्स लगाएगी दूर की तरफ, नॉर्मल फोर्स। दूर का मतलब अवे, डायरेक्शन का मतलब होता है अवे, जो बोल रहा हूँ वो डायरेक्शन का नेचर बता रहा हूँ। तो जो जमीन है, फिर से सुनो, मेरा जमीन जो है और मेरा पैर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो मतलब कांटेक्ट में, तो नॉर्मल फोर्स 100% होगा, 100% है। अब किधर लगेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा। डायरेक्शन किधर होगा, ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कि दूर की तरफ एरो बनाएंगे, ठीक है। अब जमीन है, तो जमीन है, मेरे पैर पर नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ, और मेरा पैर भी नॉर्मल लगाएगा जमीन पर। जमीन मेरे पर नॉर्मल लगाएगा, वो मेरा पैर जमीन पर नॉर्मल लगाएगा। वैसे यही केस है, जमीन ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, और ऑब्जेक्ट जमीन पर नॉर्मल फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम नेचर का ना। ये भी नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, ये भी नॉर्मल नेचर का, ये भी नॉर्मल नेचर का, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, सेम नेचर का हो गया कि नहीं, सेम नेचर हो गया कि नहीं, सेम नेचर हो गया। तो मतलब ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या, एक्शन रिएक्शन चेक करने की, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट तो ऊपर वाला हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सरफेस हो गया। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लग रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, एक दूसरी सरफेस पर। सरफेस को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो फोर्स लग रहा है वो दो डिफरेंट चीज़ों पर लग रहा है, एक सरफेस पर लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन। तो ये नॉर्मल क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, ठीक है। और इसका अगर न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल बताना हो तो देखो कैसे बताएंगे। देखो
तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। देखो, जब हम कुएं से ऐसे पानी खींचते हैं तो जितना हम बल रस्सी पर लगा रहे हैं और रस्सी भी हम पर उतना ही बल लगाएगी। अब तुम लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि रस्सी भी बल लगा रही। अब पता कैसे चलेगा? तुम रस्सी काट दो, पानी जैसे खींच रहे हो, रस्सी काट दो तो तुम्हें पता चलेगा, तुम पीछे गिर जाते हो ना। क्यों गिर जाते हो? क्योंकि रस्सी भी तुम पर उतना ही बल लगाएगी। जब हम फिर से सुनो, जब मैं कुएं से ऐसे पानी खींच रहा हूँ तो तुमको पता चला है कि मैं तो फोर्स लगा, लेकिन रस्सी फोर्स नहीं लगा रही। तुम्हें पता चल रहा है ना कि रस्सी कैसे लगाएगी, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई कैसे पड़ेगा? तुम एक बार रस्सी काट दो तो देखना, रस्सी जब काटोगे तो तुम पीछे की तरफ गिर जाते हो। तो क्यों गिर जाते हो? क्योंकि रस्सी भी तुम पर उतना ही बल लगाए थे जितना तुम पानी को खींच रहे थे। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हुआ। जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो जितना बल मैं पानी खींचने में लगाता हूँ उतना ही बल रस्सी हम पर लगाती है। कैसे पता चलेगा कि रस्सी लगा रही? रस्सी को काट दो, तुम झटके से पीछे गिर जाते हो। तो ये क्या हुआ? न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखो, तुम कभी देखना नाव पे चढ़े होगे। जब नाव पे चढ़ते होगे, जब कोने पे आती है तो तुम कूद जाते हो। जब किनारे नाव पे आती है, जब जैसे तुम नाव पे बैठे हो, जब उतरना होगा तो नाव किनारे आ गई। अब तुम नाव से कूदते होगे, देखते हो जैसे नाव पे तुम आगे कूदते हो और पैर से नाव तुम्हारे पीछे चली जाती है। नाव पीछे चली जाती है, देखना तुम कभी ट्राई करना, नाव से कूदोगे तुम्हारे ऐसे पैर के झटके से नाव पीछे चली जाती है। तो मैं आगे कूदा हूँ और नाव पीछे चली गई। तो ये भी क्या है? एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे तुम आगे कूदते हो तो तुम्हारे पैर ने भी फोर्स उस पर लगाया, जैसे नाव पे तुम आगे कूदे हो तो तुम्हारे पैर ने भी नाव को पीछे ढकेला। तो ये दोनों क्या है? एक्शन और रिएक्शन। एक तीसरा एग्जाम्पल, स्विमिंग का केस देख लो। जैसे हम पानी में स्विमिंग कर रहे हैं तो मैं अपने फोर्स से पानी को पीछे ढकेलता हूँ, लेकिन पानी भी मेरे को आगे ढकेलती, तभी तो मैं आगे चलता हुआ जाता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं पानी में से तैर रहा हूँ तो मैं अपने हाथों से फोर्स लगा के पानी को पीछे ढकेलता हूँ, तो पानी भी मुझे आगे की तरफ ले जाती है ना ढकेलते हुए। तो ये भी क्या है? मैं पानी को ढकेल रहा हूँ, पानी मुझे आगे ले जा रही। ये दोनों क्या हुआ? एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक झटके से पीछे आती है, गोली आगे की तरफ जाती है। गोली आगे गई, बंदूक का पीछे आना, ये क्या हुआ? जैसे गोली आगे निकली बंदूक से तो गोली ने भी बंदूक पर पीछे फोर्स लगाया, तो उसको ये दोनों क्या हो गए? एक्शन और रिएक्शन पेयर। गोली जैसे आगे निकल के गई, फिर गोली ने भी बंदूक पर फोर्स लगाया पीछे की तरफ। ठीक है, इसको रिकॉइलिंग ऑफ गन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो मैंने 4-5 एग्जाम्पल और डिटेल एक्सप्लेनेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है सब कुछ अच्छे से बता दिया। इतने डिटेल में कोई नहीं बता पाएगा, जितना बता दिया ये 12th तक काम आएगा। इससे बाहर 12th तक कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, ये सब अच्छे डिटेल में, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स हम पर लगाएगी, केवल विपरीत दिशा में। दिशा क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे चेक करेंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर चेक करने के लिए दोनों फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि नॉर्मल 3-4 एग्जाम्पल पढ़ लिए। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल? एक गोली जो अभी बताया, एक नाव से कूदना, स्विमिंग वाला केस बताया। ये सब क्या हो गया? न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार फिर से लेक्चर देखना, रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। जितनी बार 2-3 बार देखोगे ना, इतना बढ़िया बताया, तुम लोगों को सब समझ में आएगा। तुम सब कुछ बता सकते हो, इतना हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके सब कुछ बताया, इतने अच्छे से बताया, सब कुछ पता चलेगा। 2 बार 3 बार लेक्चर देख लोगे ना तो तुम्हें अच्छे से सब क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के साथ कोई कुछ भी पूछे, तुम डेफिनेशन तुरंत बताओगे, स्टेटमेंट तुरंत बताओगे, एग्जाम्पल भी तुम्हारे मुंह से तुरंत निकलेगा। ठीक है, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट ऐसे अर्थ की सरफेस पर रखा है, तो अर्थ अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगता है ना सेंटर की तरफ, और ये नॉर्मल लगा रहे हैं। तो नॉर्मल जो है और mg फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट है। तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ लगाई और ये अर्थ इसको खींच रही है mg फोर्स से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है। तो ये दोनों बताओ एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? इसका
आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है, लगभग क्या पूरा ही खत्म हो चुका है, ठीक है। एक इक्वेशन ऑफ मोशन बता देंगे, उस पर सवाल दिया गया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। इक्वेशन ऑफ मोशन बता के और एक लेक्चर आएगा, पूरा रिवाइज करा दूंगा, पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, मेन टॉपिक रिवाइज करा दूंगा, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोशन वाला चैप्टर 7-8 लेक्चर में पढ़ा है, फिर एक लेक्चर में पूरा रिवाइज करा दिया मेन पॉइंट, ठीक है। वैसे ये भी करूंगा तो तुम्हारा फिजिक्स का 2 लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।